क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में आ रहा है? ऐसा सुनने में आ रहा है क्योंकि लगातार चुनाव आयोग पर इतने आरोप बढ़ रहे हैं, इसे लेकर इतने सवाल हो रहे हैं, तो लग रहा है कि शायद लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। चाहे बात आप देख लो बिहार चुनाव में ईवीएम हेराफेरी की हो, चाहे आप देख लो कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में सरकार का नियंत्रण होना हो, या आप देख लो कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब होने वाले थे, उससे पहले निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा दे देते हैं, वो भी व्यक्तिगत कारणों से। तो ऐसे कई सवाल और कई चीज़ें घटनाएँ हो रही है, उसे देखकर लग रहा है कि शायद लोकतंत्र खतरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको फैक्ट के साथ बताने वाला हूँ। इससे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए कहानी क्या है। तो बात सबसे पहले बिहार विधानसभा चुनाव की ही कर लेते हैं, जहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत होती है और महागठबंधन हार जाता है। तो यहाँ पर सीधे ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं हारने वाले दल। और ये कोई बिहार में ही नहीं है, आप देख रहे होंगे लगातार जो भी दल ऐसा हो रहा है, तो वह जो हारता है भी ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ने लगता है। तो आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ईवीएम सच में हैक हो सकती है और ईवीएम क्या यही सरकार ने लाई है कि इतने सरकार पे आरोप लग रहे हैं? तो आइए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी डिटेल में। ईवीएम आती तो सन 2002 में, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय रहती है। हालांकि निर्वाचन आयुक्त स्वायत्त निकाय है, तो ये किसी सरकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो आती 2002 में है ईवीएम, लेकिन तब सब कुछ अच्छा चलता है। और सबसे पहले ईवीएम हैक करने का दावा 2010 में एक हरि प्रसाद करके टेक्नीशियन रहता है। ये क्या करता है, चोरी से ईवीएम ले जाता है अपने यहाँ पे और कहता है कि मैंने अमेरिकी की साइंटिस्टों द्वारा उनकी मदद से ईवीएम को हैक कर लिया है और इसको हैक किया जा सकता है। पर जब चुनाव आयोग उसको बुलाता है और ईवीएम हैक करने के लिए कहता है, तो वह ऐसा नहीं कर पाता है। और जिसके बिहाफ में चुनाव आयोग उसको सजा भी देता है, क्योंकि उसने एक ईवीएम मशीन की चोरी कर चुका था। और अब यहीं से ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संशय पैदा हो जाता है और नई नई कहानियाँ आती है। सबसे पहले 2010 में जब ये हैक करने का दावा होता है, हालांकि ये गलत सिद्ध होता है। पर जब 2014 में लोकसभा चुनाव होने से पहले असम के जोरहट में ईवीएम का मॉक ड्रिल कराया जा रहा था। मॉक ड्रिल बेसिकली ये होता है कि इसमें क्या होता है, ईवीएम को पहले चेक किया जाता है। बेसिकली ये ट्रायल की तरह है कि पहले ट्रायल करते हैं ये सही है कि नहीं है। तो असम की जोरहट में जब ये ट्रायल हो रहा था, तो एक देखा जाता है कि एक ईवीएम मशीन है, वो किसी भी बटन को दबा रहा है और वो बीजेपी को वोट दे रही है। जब चुनाव आयोग ने इस पे देखा, तो उन्होंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था और ये मॉक ड्रिल में होता रहता है कि कोई मशीन डिफेक्टिव हीट सकती है, इसलिए मॉक ड्रिल कराया जाता है, तो फिर बाद में उसको हटा लिया जाता है। तो 2017 में जब 5 राज्यों के चुनाव होते हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनती है, तो विपक्षी दल सीधे ईवीएम को ठीकरा फोड़ देते हैं, जिसमें मायावती कहती है कि ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। भाई केजरीवाल ये तक कह देते हैं कि इसको 90 सेकंड में हैक कर सकते हैं। पर आपको जानकर एक हैरानी होगी, जब उनको बुलाया जाता है बाकायदा चुनाव आयोग द्वारा कि आप आइए और हैक करके बताइए ईवीएम को, तब कोई नहीं पहुंचता। तो ऐसे ही कारवा आगे बढ़ता है और बात शुरू होती है 2017 में भिंड विधानसभा उपचुनाव की। बेसिकली यह होता क्या है कि एक ईवीएम मशीन रहती है, वो किसी भी पार्टी को नहीं, सिर्फ बीजेपी को ही वोट देती है। तो फिर जब चुनाव आयोग इस पर जांच करता है, तो वह पाता है कि जो अधिकारी थे, निर्वाचन अधिकारी, इन्होंने इस पुरानी मशीन का डाटा सही से क्लियर नहीं किया था, जिस कारण ये पुराने डाटा को शो कर रही थी। हालांकि चुनाव आयोग यहाँ पर लगभग कलेक्टर और एसपी को निलंबित भी कर देता है, और ऐसे कई 18 अधिकारी थे लगभग, जिनको निलंबित कर देता है और अपना तर्क मजबूती से रखता। और इसी समय लगभग 2017-18 में ढोल को राजस्थान में लगभग 10 ईवीएम ऐसी मशीनें निकलती है, जिसमें केवल बीजेपी को ही वोट जाता है और किसी पार्टी को जाता ही नहीं है। पर जब चुनाव आयोग चेकिंग करता है, तो पाता है कि ये मॉडल के दौरान हुआ था। हालांकि 8 मशीनों को रिजेक्ट कर देता है, उनको यूज़ नहीं लेता आगे। और 2 मशीनों को हार्डवेयर में जो प्रॉब्लम रहती है, उनको सही करके आगे यूज़ करना शुरू कर दे। अब यहाँ से आगे बढ़ के देखा जाता है कि 2018 में तो एक बहुत बड़ी घटना सामने आती है कि भोपाल में स्ट्रॉन्ग रूम बेसिकली वो होता है जहाँ चुनाव के बाद ईवीएम को रखा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट चली जाती है। तो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि ईवीएम के साथ भौतिक छेड़छाड़ हुई है। भौतिक का मतलब ये है कि ईवीएम का हार्डवेयर वगैरह चेंज किए गए हैं। पर जब चुनाव आयोग जांच करता है और बताता है, अपनी तर्क देता है, तो वह बताता है कि लाइट जाने से सीसीटीवी कैमरे बंद नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पर 24 घंटे जनरेटर और इन्वर्टर की सुविधा थी। और एक न्यूज एजेंसी है, वो भी इसे कवर करती है। और सही बात है कि लाइट जाना एक सिर्फ कटौती थी, कोई ऐसा कारण नहीं था जिससे हम मान सकें कि ईवीएम में हेराफेरी हो रही है। और ऐसे ही आगे चल के 2024 लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम को ही ठीकरा फोड़ते हैं विपक्षी दल और कहते हैं कि ईवीएम में ही सब कुछ हुआ है। हालांकि अभी तक इन लोगों ने कोई ऐसा सबूत भी पेश नहीं कर पाया है जो ये साबित करे कि ईवीएम में हैकिंग हुई है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ करके
कोई सत्ता दल इसका फ़ायदा उठा सकता। अभी तक हमने बात ये की कि ईवीएम पर हैक होने के दावे क्या किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम को हैक नहीं कर सकते, पर ईवीएम को चेंज भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो 2019 में बिहार, यूपी में क्या हुआ था जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो लोगों ने वीडियो में बाकायदा बताया था कि ट्रक भरकर ईवीएम को इधर से उधर ले जाया जा रहा है। पर जब चुनाव आयोग के सामने ये जाता है, तो चुनाव आयोग बाकायदा अपनी बात स्पष्ट करता है कि ये जो मशीनें जा रही है वे मशीनें हैं जो यूज़ नहीं की है उन्होंने, और इस पर आगे भी ऐसी ही जांच चलती है और यही सामने आता है। पर आप एक बात जानकर हैरान हो जाओगे कि एक बार सड़क पर ईवीएम मिल गई। मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये रियल में है, क्योंकि 2018 में सड़क पर लोगों को ईवीएम मिलती है और जब वे इसकी वीडियो बनाकर न्यूज़ चैनल तक पहुँचाते हैं, तब ये वीडियो चुनाव आयोग पर पहुँचता है और चुनाव आयोग फिर इस पर संज्ञान लेता है, और वे जब जाँच करता है तो वे पाता है कि ये ईवीएम का चुनाव में यूज़ नहीं हुआ था। हालाँकि हुआ क्या था कि ये ईवीएम आई थी यूज़ करने के लिए, पर इसका यूज़ होता नहीं है। जब इसको ले जा रहे होते हैं ट्रांसपोर्ट पर, तो ये गिर जाती है। तो इस कारण चुनाव आयोग बहुत से अधिकारियों और लोगों को निलंबित भी करता है और अपनी जाँच को आगे बढ़ाता है और यही पाता है कि ये गिर गई थी। और अभी तक जो मैंने बताया, इसमें ऐसा कोई फैक्ट और ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं दे पाई विपक्ष, या जो भी आरोप लगाता है कि ईवीएम को हैक कर सकते हैं, तो इससे माना जा सके कि ईवीएम हैक हो सकती है। हालाँकि आप देखते रहते होंगे कि वायरल वीडियो आता है जिसमें दिखता है कि ईवीएम के साथ हैक हो रहा है, जो हो रहा है। हालाँकि ये सिर्फ वायरल रहता है और ये उनके साथ होता है जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है। हालाँकि अभी तक मॉडल इसलिए कराया जाता है ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है, ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, वो पहले ही हम सोल्ड आउट कर सकें। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या क्वालिटी है ईवीएम में जो हम उसको प्योर मान सकें कि ये जो यूज़ हो रही है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो इसको है ना, जो बनाया जाता है बेसिकली वो भारत की 2 कंपनियाँ बनाती है, वो पूर्णतः सरकार के स्वामित्व में है। हालाँकि वो स्वायत्त भी है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं हम कभी हैक नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें एक बार कोड लिख दिया जाता है, उसके बाद वो कोड चेंज नहीं हो सकता। और साथ में ये किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती, ये केवल भौतिक नेटवर्क से जुड़ी होती है, वो है केबल। अगर ये कभी इंटरनेट, ब्लूटूथ आदि से जुड़ सके, तो शायद इसे हैक करा जा सके, पर ऐसा इसमें सिस्टम होता ही नहीं, तो इसके हैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है इन क्षेत्रों में। हालाँकि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, तो पूरा ये भी नहीं कह सकते कि हैक नहीं हो सकती, पर कुछ चीज़ें हैं जो इसमें कमियाँ हैं, और ये कमियाँ क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी सिर्फ़ एक ही जो बड़ी कमी है वो ये है कि अगर इसके हार्डवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, तो ईवीएम को हैक करा जा सकता है और इसके डाटा को चेंज किया जा सकता है। हालाँकि ईवीएम के हार्डवेयर को चेंज करना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है और बहुत कठिन और बहुत मतलब रिस्क वाली प्रोसेस है, और ये करना बहुत कठिन रहता है, क्योंकि ईवीएम 24 घंटे सुरक्षा बलों और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहती है। हालाँकि हालाँकि एक चीज़ और थी जब ईवीएम बनी थी और जब इसका यूज़ स्टार्टिंग में हुआ था 2002 के बाद से, तो हो क्या रहा था कि आप वोट तो डाल रहे हैं, पर आपको पता नहीं चल रहा था कि आपने जिसको वोट डाली है वो उसको जा रही है कि नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है ईवीएम के साथ कि ईवीएम में डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर होता है। तो इस समस्या से निपटने के लिए वीवीपैट यूज़ किए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ आगे क्या है वीवीपैट। तो जो वीवीपैट में जो पर्चियाँ रहती है और जो मशीन रहती है ईवीएम, उनका डाटा पूरी तरह क्रॉस वेरीफाई करना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत समय भी लग जाएगा, बहुत संसाधन लग जाएँगे, और इतना समय लगेगा तो वैसे ही चुनाव प्रक्रिया दूषित हो जाएगी। तो आपके दिमाग में ये ख़्याल आ रहा होगा कि आखिर ईवीएम कैसे काम करती है, वीवीपैट का यूज़ क्यों हो रहा है और आखिर क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये काम करती है, वीवीपैट क्यों लाए गए, क्या फ़ायदा हुआ इससे, वगैरह, वगैरह। तो बेसिकली ईवीएम जिसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, ये 2 भागों में बटी होती है। एक है कंट्रोल यूनिट, एक है बैलेट यूनिट, और इन दोनों को अलग-अलग रखा जाता है। जब ईवीएम का यूज़ हो रहा होता है, जिस दिन मतदान होना होता है, उसी दिन इन दोनों को जोड़ते हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। तो बेसिकली बैलेट यूनिट ये होती है जहाँ पर आप वोट डालते हैं, और कंट्रोल यूनिट ये चुनाव अधिकारियों के पास रखी होती है, जो आपने देखा होगा पोलिंग बूथ ऑफिसर रहते हैं उनके पास रखी रहती है, वो होती है कंट्रोल यूनिट। वहाँ पे क्या होता है, आप जो वोट दबाते हैं वो इसमें स्टोर होता है, कंट्रोल यूनिट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इनके साथ वीवीपैट का यूज़ भी होता था। तो बेसिकली होता क्या था कि आप जो वोट डालते थे वो पता चलता नहीं था। तो चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग वीवीपैट लाता है। बेसिकली वीवीपैट क्या होता है, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका यूज़ क्या होता है, आप जो वोट डालते हो तो इसमें कुछ समय तक आपको दिखाई देता है कि आपने जिसको वोट डाला है वो उसी को गया है। दूसरी चीज़, इसमें जो आप वोट डालते हो वो भौतिक रूप से मतलब पर्चियों के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ईवीएम में डाटा स्टोर हो रहा है, वीवीपैट में भी डाटा भौतिक रूप में मतलब पर्चियों के रूप में इकट्ठा हो रहा है, तो इन दोनों को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? बेसिकली वीवीपैट जिसका यूज़ हो रहा है, मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका यूज़ पूरी तरह से क्यों नहीं होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर चुनाव होता कैसे है? किस तरह होता है, मतलब पहले क्या तैयारी की जाती है? हम कैसे मान लें कि ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है?
तो वगैरह वगैरह, तो मैं आपको बताने वाला। तो होता क्या है, सबसे पहले ईवीएम को चेक करने के लिए मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल क्या होता है, इसमें ईवीएम की चेकिंग होती है कि ये सही है कि नहीं, ये सही से वर्क कर रही है कि नहीं, ये सही से आगे तक काम कर पाएगी कि नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब आप जानते हो क्या होता है। फिर क्या होता है, जब ये मशीनें बढ़ जाती हैं, जहाँ जहाँ निर्वाचन होता है निर्वाचन क्षेत्र में, तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को रैंडम चूज किया जाता है कि कहाँ क्षेत्र में कौन सी पहुंचे। ये पहले डिसाइड नहीं होता है, ये एक सिर्फ लॉटरी सिस्टम होता है कि ये चूज कर ली और ये वहाँ पहुंचा। और चुनाव के दिन भी बेसिकली इनको ट्रायल करके बताया जाता है, जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि रहते हैं उनके सामने, कि ये सही से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। फिर होता क्या है, आपको पता है चुनाव होता है, ये उनके सामने ही होता है, जो लोग आकर जाते रहते हैं चुनाव प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों के सामने। जब ये ईवीएम में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो इनको हाई सिक्योरिटी वाले स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जो बेसिकली जिला स्तर पर बने होते हैं। और यहाँ पर 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रखी जाती है, साथ में एक सुरक्षा यूनिट भी तैनात की जाती है। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके प्रतिनिधि भी लगातार निगरानी रखते हैं कि कहीं छेड़छाड़ ना हो रही हो ईवीएम के साथ। फिर क्या होता है, जब मतगणना होती है तो उस दिन क्या होता है कि ये ईवीएम ऐसे नहीं खोलते कि गाय और इन्होंने जो खोल दी वही सही है, बट ये प्रत्याशी या इनके प्रतिनिधि के सामने, दोनों पक्ष या तीन पक्ष जितने भी रहते हैं उनके सामने खोली जाती है, और वो भी रैंडम चूज की जाती है। जो ये वो लोग बोलते हैं वही ईवीएम चुनते हैं, और उसकी क्रॉस वेरीफाई किससे करते हैं, वीवीपैट जो पर्ची रहती है ना, जो मैंने बताई थी आपको पीछे की वो पर्चियां कटी थी, तो उनसे चेक करते हैं कि जितनी पर्ची निकली है उतनी वोट डली है, और जिस पार्टी को जितनी पर्ची निकली है या ईवीएम में उतनी ही वोट डली है ना, तो जब ये कंफर्म हो जाता है तब वे आगे की मतगणना स्टार्ट करते हैं। और आपको यहाँ एक हैरानी भी होगी कि अभी तक वीवीपैट में जो पर्ची निकली है और ईवीएम का जो डाटा है, जब इसको मैच किया गया तो ये लगभग 100% सही निकला है, इसमें कोई भी गलती अभी तक नहीं निकली। तो लगातार जब ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए भी चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बढ़ाए रखने के लिए भी क्या किया है कि अपनी वेबसाइट पर मिथ वर्सेस रियलिटी एक डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसमें जो लोग आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग उनका फैक्ट के साथ उसमें उत्तर देते हैं। और ये एक मुझे बहुत सराहनीय कदम लगा, क्योंकि इससे सही है कि लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी और पता चलेगा कि आखिर चुनाव आयोग में चल क्या रहा है और ये सही है कि गलत है। आगे चलकर 2024 लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और ईवीएम पर आरोप जो लग रहे हैं उनमें कमी लाने के लिए SPOS करके एक डॉक्यूमेंट जारी करता है, या आप समझ सकते हो कुछ भी सिस्टम जारी करता है। इसमें क्या रहता है कि ये स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्यूर्स ऐसा कुछ करके इसका नाम है। तो इसका क्या होता है कि अगर जो सेकंड थर्ड पर जो प्रत्याशी आते हैं और उनको लगता है कि ईवीएम ने के कारण वे हारे हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, ईवीएम का डाटा सिक्योर करने के लिए चुनाव आयोग से कह सकते हैं, और इसके लिए उनको एक निश्चित समय सीमा में एफआईआर या कोर्ट में अपनी याचिका दायर करनी हो। हालांकि अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई ये तो ईवीएम से रिलेटेड थी, पर अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं उन पर जरूर मैं कहूंगा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। और अभी तक जो ईवीएम के साथ हुआ था वह तो अभी तक कोई प्रूफ हुआ नहीं पाया है कि ईवीएम हैक हो सकती है नहीं। पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, शायद ये आपके मन में एक सवाल पैदा ज़रूर करेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं। सबसे पहले अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होता है, और वहाँ पर बहुमत आप देखते हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन रहता है, इनके पास होता है। पर वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि 11 जो वोट डाले गए थे पार्षदों द्वारा वो रिजेक्ट हो जाते हैं, और ये रिजेक्ट होते हैं ज़्यादातर किसके, आम आदमी पार्टी थे। और वहाँ पर चंडीगढ़ में बीजेपी के जो लगभग कोई थे व्यक्ति उनको मेयर बना दिया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है, और सुप्रीम कोर्ट सीधा सीबीआई के सामने क्या करता है कि वह वापस वीडियो रिकॉर्डिंग देखता है, और उसमें क्लियरली दिखाई देता है कि ये चुनाव आयोग अधिकारी जो रहता है उसने छेड़छाड़ की है, और उसको सजा भी होती है। और इतिहास में पहली बार होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी जिले का मेयर घोषित करता है। और बात चंडीगढ़ मेयर चुनाव की खत्म होती है, तो दूसरा मुद्दा उठता है कि ये के लोग क्या करते हैं, जो अभी करंट में सरकार है, ये एक ऐसा बिल लाती है जिसमें चुनाव आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और निर्वाचन आयुक्त थे, इनकी नियुक्ति में पहले कौन कौन करता था, सीजीआई, विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। पर ये समिति में चेंज लाते हैं, और ये क्या करते हैं, वहाँ पे सीजीआई को हटाकर कानून मंत्री को कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि बहुमत सरकार का हो जाता है, और सरकार अपनी पसंद के व्यक्ति को निर्वाचन आयुक्त बना सकती है। और इसी तरह होता क्या है कि 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाले थे, और ये ठीक लोकसभा चुनाव के पहले ही अपना इस्तीफा दे देते हैं और व्यक्तिगत कारण बताते हैं कि मैंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। तो ये भी एक संदेह वाला रहता है कि चुनाव के पहले ही इनका अचानक इस्तीफा देना क्यों हुआ।
और इसी तरह जब 2024 के लोकसभा चुनाव होते हैं तो वहाँ पे नामांकन रद्द होते हैं कई जगह के, जैसे गांधीनगर का, तो भी एक संशय पैदा होता है कि किसी पार्टी विशेष को जिता रहे हैं और एक किसी विशेष पार्टी के नामांकन ज़्यादा करके रद्द हो रहे हैं। और इसी तरह आपने कई बार विपक्षी नेताओं मुँह से सुन भी रखा होगा और वीडियो में भी सुना होगा किसी न किसी से कि शाम 5 बजे के बाद अचानक से वोटिंग में उछाल आया है। तो ऐसा क्या हुआ है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है, पर अब ये भी सोचने वाला मुद्दा है कि ये कुछ घटना ऐसी है जो लिंक कर रही है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है या नहीं। और ऐसे ही कई राज्यों के चुनाव पहले समय पे एक साथ होते थे, पर इस बार क्या हुआ है, कुछ राज्यों के चुनाव टाल कर उन्हें ऐसा लग रहा है कि किसी विशेष सरकार को उन्हें समय दिया गया है ताकि वे अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके। और इसी तरह आचार संहिता के बाद पूरा कंट्रोल सरकार का हट जाता है और उस समय कोई पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती जो जनता को वोट खरीदने की तरह, मतलब कुछ कर नहीं सकती। पर होता क्या है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद भी एक निश्चित रकम जो महिलाओं के लिए दी जा रही थी, वह बाकायदा जाती है उनकी किस्त भी। तो ये भी एक विपक्ष द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, जब आचार संहिता लगी है तो ऐसा होना गैर कानूनी है, पर हुआ है। और ऐसे और मामले हैं, और ये मैंने जो बताया अभी, तो हालांकि मैंने ईवीएम को ही थोड़ा क्लियर बताया, अगर आप चाहो तो मैं इनसे रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो ला सकता हूँ। पर मैं भी ये सोच रहा हूँ या आप भी कुछ सोच रहे होंगे कि चुनाव आयोग क्या ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की बजाय ये कमजोर कर रहा है। तो ये सब में अपने अपना एक नज़रिया हो सकता है। आपका नज़रिया क्या है बताना मुझे कमेंट में। बाकी नए